अभी तक आपने सुना। रोने की नौटंकी मत करो, इधर आओ और मेरी ज़रूरत पूरी करो। भयंकर मानसिक पीड़ा के साथ मीता ने सरेंडर कर दिया। उसने अपना दिमाग शून्य कर दिया। वो भयंकर यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही थी, पर इतनी मजबूर थी कि कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों के अंदर ये दर्द सहन करना उसके लिए आम बात हो गया था। दीपक के यौन उत्पीड़न को तो वो सहती थी ही थी, वरन कई बार तो उसके साथ मारपीट भी करता था। अब आगे। एक दिन दीपक अपने पिता की आय का काला चिट्ठा लेकर घर आया। सुनो, ये फाइल रखो, इसकी पूरी जवाबदारी तुम्हारी है। दीपक बोला, क्या है ये? तुम फाइल खोलकर देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। मीता ने फाइल खोलकर देखा तो सांसद महोदय की संपत्ति और आय का काला चिट्ठा था। ये सब क्या है और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मीता ने पूछा। ये सब भी पिताजी की ही संपत्ति है, तो इन सभी को तुमको लीगल बनाना है। मैं ही क्यों? तुम इसे मुझसे बड़े अधिकारी को दे दो। तुम्हारे पिताजी तो सांसद हैं, उनकी तो ऊपर तक अच्छी पकड़ है। वो किसी को बोलेंगे तो कोई मना करेगा क्या? आखिर मेरे पापा को 2 दिन में सस्पेंड करा दिए थे। अच्छा, हाँ, क्या हुआ मेरे पापा का? उनकी कब वापसी होगी? अब तो शादी भी हो गई है। तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल ही चुका है। अब तो बोलो तुम्हारे पापा को। ठीक है, बोलता हूँ, परंतु ये काम पहले। दीपक बोला, देखो दीपक, मैं एक ईमानदार पिता की बेटी हूँ। मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगी। ईमानदारी? किस बात की ईमानदारी? 25 साल की ईमानदारी से क्या मिला तेरे बाप को? एक दिन लगा उसको झूठ केस में फंसाने के लिए। अब तो ये चाहती है कि ये सब मीडिया में जाए कि उनको भ्रष्टाचार के लिए सस्पेंड किया गया। दीपक चिल्लाते हुए बोला, देखो, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे सब अधिकारी मेरे काम पर नज़र रखते हैं। तुम अपने पिताजी से कहो कि ऊपर बात करें, मेरे अधिकारियों से बात करें। मैं बस सभी फाइल आगे बढ़ा दूंगी। बाकी तुम्हारे पापा जाने और वो अधिकारी जाने, लेकिन शर्त एक ही है कि मेरे पापा की नौकरी में वापसी होनी चाहिए। इधर एक दिन सुबोध जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने एक पत्र दिया। ऊपर लिखा था, साक्षात्कार पत्र प्रेषक, लोक सेवा आयोग। उसने पत्र खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जज की लिखित परीक्षा निकाल लिया था, जो उसने मीता के मुख्य परीक्षा के समय दिलाया था। उसके अरमानों का पंख लग गए। उसे दुख मिश्रित सुख का अनुभव हुआ, क्योंकि मीता ने उसे उसके निम्न स्टेटस के लिए छोड़ दिया था। 1 सप्ताह बाद उसका इंटरव्यू था। उसने सिर्फ मीता और उसके परिवार को दिखाने के लिए जमकर मेहनत की। वो सिलेक्ट होकर और जज बनकर उनको दिखा देना चाहता था कि वो भी उनके स्टेटस के बराबर पहुंच गया है। ये स्टेटस सब उसे दिन भर चुभता था, इसलिए वो उस 1 सप्ताह में अपनी क्षमता से अधिक मेहनत किया। आखिर साक्षात्कार का दिन आया और उसने बड़े आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा के साथ साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार के अंत में जब उसे पूछा गया कि तुम जज क्यों बनना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं जीवन भर सुपरवाइजर नहीं बने रहना चाहता हूँ। इस उत्तर ने बोर्ड में बैठे सभी सदस्यों को प्रभावित किया और शाम को जब रिजल्ट आया तो सुबोध को प्रथम स्थान मिला था। वो तो खुशी से पागल ही हो गया। उसे जो चाहिए था जीवन में वो मिल गया था। अब उसे सिर्फ ये सब मीता को दिखाना था। मीता के पापा अब भी सस्पेंड ही थे। उनकी नौकरी उन्हें अब तक वापस नहीं मिली थी, जबकि मीता की शादी हुए 1 महीना होने वाला था। फिर एक दिन उसके पापा को फ़ोन आया। हेलो मीता। हाँ पापा, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम कितनी तकलीफ सह रही हो। हाँ पापा, और किसी बात का विरोध भी नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही विरोध करती हूँ तो दीपक आपको री स्टैंड ना करने की धमकी देता है और मैं चुप हो जाती हूँ। पर मैंने तुझे आज फ़ोन इसलिए किया है बेटा कि शासन ने मेरा सस्पेंड ख़त्म करा दिया है और मुझे बहाल कर दिया गया है। ओह, ये तो अच्छी बात है पापा। ये तो बहुत बड़ी घटना है। आपको निष्कलंक होकर वापस अपना जॉब मिल रहा है। पर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ बेटा। उसी सम्मान के साथ वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर घर पर रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मीता कि तुम सुबोध की वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से कमज़ोर पड़ रही थी। अब तुम उसकी बातों का विरोध कर पाओगी, क्योंकि जब मैं और तुम्हारी मम्मी जॉब में नहीं रहेंगे तो धमकी किस बात की देगा? नहीं पापा, तब भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटा, तू घर क्यों नहीं आ जाती? तू चुपचाप घर आ जा। हम सब यहाँ से कहीं दूर जाकर बस जाएंगे। आपने मुझे कभी भागकर जीना नहीं सिखाया पापा, तो आज मुसीबतों से भागकर मैं ज़िंदगी भर डरपोक की तरह जीना नहीं चाहती।
ऊपर से मैं भाग गई तो सुबोध को नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अब मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही चलने दो पापा। अब तो इन सब बातों की इतनी आदत हो गई है कि मुझ पर चिल्लाता है तो भी दिन सामान गुजरता है। आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके चिंता मुक्त रहिए पापा, वो अब कुछ नहीं करेगा। प्रेम बहुत लंबा होता है पर लालसा बहुत छोटी होती है। उसे सिर्फ मेरी लालसा थी, प्यार नहीं था, इसलिए वो ख़त्म हो गया है। अब वो सिर्फ शारीरिक ज़रूरतों के लिए मेरे कमरे में आता है। ना उसे मुझसे कुछ भावनात्मक लगाव है, ना ही मुझे उससे कुछ भावनात्मक लगाव है। मैं ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ बेटा। यही मेरी स्थिति समझकर खुश रहने की कोशिश करिए पापा। चलिए, मुझे कुछ उनके फादर की फाइलें बढ़ानी है, मैं रखती हूँ। सुनो सुनो, क्या बोली तुम? शर्मा जी ने कहा। सांसद महोदय की बेनामी संपत्ति को लीगल करने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं पापा। तुमने क्या बोला? मैंने तो कह दिया कि मेरे अधिकारी जाने और आप जानो, बाकी मैं फाइलें आगे बढ़ा दूंगी। तुम अपना हाथ साफ ही रखना बेटा। वो तो रखूंगी पापा, परंतु दबाव तो बना ही हुआ है। अगर कहीं से ये मामला लीक हो गया तो परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकल इनकम टैक्स अधिकारियों को तो पता ही नहीं चलता है कि कब किसके घर रेड पड़ने वाला है। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, चलो अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर मीता ने दीपक को फ़ोन लगाया। तुम्हारे पापा ने अधिकारी से बात किया कि नहीं? क्योंकि मैं फाइल लीगल करने के लिए उनके पास ले जाने वाली हूँ। ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, बताता हूँ, दीपक बोला। थोड़ी देर में वो वापस कॉल बैक किया। पापा ने शायद बात कर ली है, वो बोले हैं फाइल आगे बढ़ा दो। ठीक है, मैं फाइल लेकर जा रही हूँ। मीता फाइल लेकर अधिकारी के पास फाइल छोड़कर आ गई और निश्चिंत हो गई कि अब वो अधिकारी और सांसद आपस में जाने क्या करना है। ये सब काम निपटा कर वो घर आ गई और कुछ हद तक निश्चिंत हो गई कि उसके ऊपर से बड़ा बोझ उतर गया। दूसरे दिन घर के सभी लोग, मीता भी ऑफिस के लिए निकल गई। तब करीब दिन के 12 बजे सांसद महोदय के घर तथा सभी ठिकानों पर केंद्रीय आयकर विभाग का छापा पड़ा। खबर लगते लगते करीब 1 घंटा बीत चुका था। दीपक ने मीता को फ़ोन किया। कमीनी, तुमने क्या किया था फाइल के साथ? क्या किया था? तुमने पूरी फाइल की कॉपी दिल्ली भेज दी थी? नहीं, मैं क्यों भेजूंगी? मैंने तो वो फाइल बिल्कुल वैसे ही अपने अधिकारी को दे दी थी। इतना पैसा खाने के बाद वो अधिकारी तो धोखा दे नहीं सकता था। धोखा तुम्ही ने दिया होगा। नहीं तो बताओ कि उन सारी संपत्तियों की जानकारी आखिर वहाँ पहुँची कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं भला अपने ही परिवार का बुरा क्यों चाहूँगी? आखिर तुम्हारे घर की बहू हूँ मैं, और चाहे जो भी हो वो मेरे ससुर ही हैं। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम तुरंत घर आओ, तुमको बताता हूँ। देखें, कुल मिलाकर तुम मेरे साथ मारपीट करोगे, पर मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सचमुच नहीं पता। मैं अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मीता बोली। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम तुरंत घर आओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। थोड़ी देर में मीता सांसद के निजी निवास पर पहुंच गई। दीपक बाहर ही खड़ा था और उसके साथ आयकर विभाग के 2-3 अधिकारी भी खड़े थे। तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ, दीपक बोला। ठीक है, पर मुझे कुछ नहीं पता है, मीता बोली। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम ऊपर जाओ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या? चुपचाप ऊपर जाओ, दीपक चिल्लाया। मीता ऊपर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी। थोड़ी देर में दीपक कमरे में आते दिखा। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो तेजी से मीता को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप कर गया और वो सीधे बालकनी से नीचे गिरने को हुआ। मीता ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वो छूट गया और धड़ाम से वो नीचे आ गया। उसके कान के नीचे से खून बहता हुआ बाहर चला आया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मीता एकदम स्तब्ध खड़ी थी। 1 सेकंड के लिए तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसे होश आया कि दीपक तो मर चुका था। वो अब भी नीचे देख रही थी। वहाँ पर भीड़ जमा हो चुकी थी। सब लोग ऊपर मीता की तरफ ऊपर देख रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मीता ने एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। तभी पुलिस उसके कमरे में आ गई और उसे हिरासत में ले लिया। सांसद ने तुरंत उसको अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। अब तो उसको यकीन हो गया था कि इसी ने रेड करवाया है और इसी ने उसके बच्चे को तीसरे मंजिल से धक्का दिया होगा। इसलिए उसने पुलिस को तत्काल FIR दर्ज करने के लिए कहा। पुलिस भी तत्काल हरकत में आ गई। उसने मीता को गिरफ्तार कर लिया। बालकनी के फोटोग्राफ ले लिए। ऊपर बालकनी की सभी चीज़ों का आकलन कर उसके कमरे को बंद कर दिया गया। पुलिस ने मीता को रिमांड पर ले लिया और तुरंत महिला जेल ले गई। ये खबर तत्काल आग की तरह फैल गई। उसके पापा के पास जैसे ही ये खबर पहुंची तो विचलित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने एक वकील मित्र को फ़ोन किया और उसको लेकर सेंट्रल जेल पहुंच गए। ये सब कैसे हो गया बेटा? शर्मा जी ने मीता से पूछा। मीता चुपचाप बैठी थी।
क्या तुमने कुछ किया? मीता ने नाम में सिर हिला दिया। फिर कैसे हुआ, कुछ बताओगी? मीता के आंसू बह निकले। मीता, तुम पहले शांत हो जाओ प्लीज़, पापा बोले। अब बताओ पूरी बात। पापा, परसों जो आपसे चर्चा हुई थी उसी के बाद की ये सारी घटना हुई है। मैंने उनके अवैध संपत्ति को वैध करवाने के लिए फाइल अपने उच्च अधिकारी को दे दी थी। उनके सांसद से क्या बात हुई थी मुझे कुछ नहीं मालूम। उनके ऑफिस से कोई या उन्होंने खुद ये सब बात ऊपर बता दिया होगा। 24 घंटे के अंदर सरकार ने छापा मारने की तैयारी कर ली और आज करीब 12 बजे आयकर विभाग की केंद्रीय टीम ने छापा मारा। दीपक ने मुझे छापा पड़ने के करीब 1 घंटे बाद फ़ोन किया। उसने मेरे साथ बदतमीजी से बात की और मार डालने की धमकी भी दी। उसने मुझे तुरंत घर बुलाया। मैं वहाँ से घर वापस आई तो वह बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे वह ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर वो ऊपर आया और तेज़ी से मुझे मारने के लिए लपका। इतने में चूंकि बारिश का पानी बालकनी में पड़ा था, उसका पैर स्लिप हो गया। उसने मुझे हाथ देने की कोशिश की पर मैं पकड़ नहीं पाई और वो नीचे गिर गया। यही पूरी बात है। देखो मीता, अगर तुमने अदालत में अगर कहा कि वो तुम्हें मारने के लिए आया था तो बदला लेने की मंशा के तहत तुमने धक्का मार दिया होगा। सोचेंगे ऐसे में दोष और पुख्ता हो जाएगा। तुम तो सिर्फ ये बताओ कि मालूम नहीं वो किस वजह से ऊपर आया था, वकील ने कहा। मैं झूठ तो नहीं बोल सकती अंकल, मीता ने कहा। तुमसे झूठ कहने कौन कह रहा है? सिर्फ कुछ सच को छिपाने को लिए कह रहा हूँ। तुमने पूरा सच कहा तो तुम्हें उनका वकील फंसा देगा, वो भी तब जब हम सब जान रहे हैं कि तुम निर्दोष हो। मुझे मर ही जाने दीजिए पापा, फांसी ही हो जाए अच्छा है। अब मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। कितनी तकलीफ और मिलने वाली है ये तो भगवान ही जाने। आप लोग मुझे बचाने की चिंता मत करिए। अब मुझे सब सहने की आदत हो गई है। आप लोग जाइए। ऐसा मत बोल बेटा, तू तो मेरी आत्मा है और मैंने हमेशा तुम्हें ही चोट पहुँचाया। तुमने मेरे लिए ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी होगी। तुम कहो तो मैं जाकर जज साहब से बात करता हूँ। वो शायद थोड़ी संवेदनाशील से मेरी बात सुने और सही निर्णय लें। पर इसका विपरीत असर भी हो सकता है शर्मा जी, वकील ने कहा। अगर वो चिढ़ गया आपके जाने से तो माफ़ी के बजाय सज़ा भी हो सकती है। और वो पुराने जज को तो मैं जानता भी था, परंतु आज ही किसी नए जज ने नया प्रभार लिया है। मैं उनको नहीं जानता। आप एक दिन रुक जाइए। कल तो पुलिस को उनके सामने मीता को प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। कल की एक्टिविटी देख लेते हैं, उसके बाद अगली रणनीति तय करेंगे। मिस्टर शर्मा और वकील के जाते ही पुलिस मीता को पूछताछ के लिए रिमांड रूम में ले गई और एक महिला पुलिस अधिकारी ने पूछताछ प्रारंभ की। बैठ जाइए मीता जी। धन्यवाद मैडम। आप मुझे ये बताइए कि ये सब कैसे हुआ? देखिए मैडम, मैं तो ऑफिस में थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अचानक 1 बजे के आसपास मुझे दीपक ने फ़ोन करके बताया कि घर में आयकर विभाग छापा पड़ा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको छापे के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जबकि आप खुद एक आयकर अधिकारी थी? नहीं मैडम, ये छापा तो केंद्रीय टीम ने मारा था, हमको तो कुछ भी नहीं खबर थी। हमें पता चला है कि आप इनके बेनामी संपत्ति को लीगल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कोई बात नहीं है मैडम, मैं एक ईमानदार महिला अधिकारी हूँ और ईमानदार पिता की बेटी हूँ। पर आपके पिताजी तो भ्रष्टाचार में सस्पेंड किए गए थे, ऑफिसर ने पूछा। परंतु मैडम, उन्हें तो विभाग ने ही क्लीन चिट दे दी, मतलब उन्होंने करप्शन नहीं किया। ठीक है, उस दिन बालकनी में आपकी दीपक से कोई बात हुई थी? नहीं मैडम, नीचे जब मैं आई तो उन्होंने मुझे सिर्फ ऊपर जाने के लिए कहा, फिर मैं ऊपर चली गई। वो मेरी ओर आ ही रहे थे कि बालकनी में अचानक उनका पैर बारिश के पानी में स्लिप हो गया। मैंने उनको बचाने की कोशिश की परंतु वो गिर गए, मीता ने कहा। देखिए मीता जी, एक तो आप आयकर अधिकारी, दूसरा आपके घर छापा और तीसरा दीपक को गिरते वक्त आपके साथ होना संदेह तो प्रकट करता ही है। बाकी हम आसपास के घरों में सीसीटीवी फुटेज तलाश रहे हैं, अगर मिल जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाए। कल हम आपको पुलिस डायरी के साथ सेशन कोर्ट में 11 बजे प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट से हम रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए अपील करने वाले हैं ताकि छानबीन किया जा सके। दूसरे दिन पुलिस उसे कोर्ट लेकर गई। वो बैठकर अपनी बारी को इंतजार कर रहे थे। मीता के पिता भी वकील के साथ पहुंच गए। मीता की ओर से केस लड़ने के लिए उन्होंने अपने कागजात तैयार कर लिए थे। तभी बाहर गैलरी में मुनादी हुई, अगला केस नंबर 7321 मीता शर्मा वर्सेस दीपक साहनी हाजिर हो। जैसे ही मीता कोर्ट रूम के अंदर गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एकदम स्तब्ध हो गई। ठीक उसके सामने जज की कुर्सी पर सुबोध बैठा था। वो अचानक उसको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाई और फपक कर रो पड़ी। वो वहीं पर धड़ाम से बैठ गई और दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगी। यह आश्चर्यजनक
किंतु सत्य था कि जीवन ने उन दोनों को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहाँ पर धोखा देने वाली मीता, जो वो अब तक सुबोध की नज़र में थी, उसका फैसला जज सुबोध को करना था। ये किसके लिए अवसर था और किसके लिए दुखद पल, ये तो विधाता ही जानता था। फिलहाल मीता नीचे फर्श पर बैठकर रोए जा रही थी। तभी सुबोध ने पुलिस से कहा, मैडम इन्हें चुप कराकर ऊपर बैठाइए, इससे कोर्ट की कार्रवाई बाधित होती है। सुबोध एकदम शांत था। सुबोध को तो पहले से ही पता था कि ये उसकी ही मीता है। टीवी पर, पेपर में, न्यूज़ में, सभी जगह उसकी खबरें चल रही थी और मीडिया ने तो उसे पहले से ही दोषी ठहरा दिया था। अब चूंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था तो कोर्ट में भीड़ भी बहुत अधिक थी। सांसद महोदय तो नहीं आए थे, पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोर्ट के रूम के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। वे नारेबाजी करके जज के ऊपर सज़ा देने का दबाव बना रहे थे। सुबोध ने पुलिस से कहा, क्या आपके साथ कोई सीनियर अधिकारी आए हैं? जी सर, डीएसपी साहब आए हैं। ठीक है, बुलाइए उनको। जय हिंद सर, डीएसपी ने सैल्यूट मारा। देखिए, कैंपस में नारेबाजी से आम लोगों को परेशानी हो रही है। आप फोर्स बुलाइए और उन्हें कैंपस से बाहर करिए। कैंपस के बाहर वो चाहे तो नारेबाजी कर सकते हैं। जी सर, कहकर डीएसपी बाहर निकल गए। मीता रह रहकर सुबोध की ओर देखती थी। सुबोध अब थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। दुख उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु फिर भी वो आत्मविश्वास से लबरेज था। मीता जानती थी कि सुबोध उससे नाराज़ होगा और वो तो उसे सज़ा ही देने की सोचेगा, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है। वो सोच ही रही थी कि अच्छा हुआ मैंने उसे धोखा दिया, इससे वो कम से कम अपने जीवन में तरक्की तो किया। अब वो थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी कि उसका सुबोध अब सुखी और समृद्ध है। अब चाहे वो मुझे फांसी दे या आजीवन कारावास, मैं सब हंसकर सह लूँगी। इधर मीता के पिता ने जब सुबोध को जज की सीट पर देखा तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो दिन और घटना उन्हें याद आ गया जब वो मीता के लिए भरी बारिश में उनके घर के सामने बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। उन्हें समझ में आ गया था कि सुबोध आज अवसर का लाभ उठाकर मीता को सज़ा अवश्य देगा। आखिर मीता ने उसको धोखा देकर किसी और से शादी जो कर ली थी। वो बेहद चिंतित हो गए और उन्हें लगा किसी और तरह से सुबोध से मिलकर उसे ये सब बताना पड़ेगा, नहीं तो मीता बेचारी और फंस जाएगी। साइलेंस, सुबोध की आवाज़ गूंजी। सभी चुप हो गए। क्या पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करा ली है? जी सर। एफआईआर की कॉपी दिखाइए। हाँ, और बयान कहाँ दर्ज है वो दिखाइए। क्या बचाव पक्ष से कोई वकील है? जी सर, मैं हूँ, मीता के वकील ने कहा। आपके दस्तावेज कहाँ हैं? दिखाइए। ठीक है, मैं आपको बचाव पक्ष के वकील के लिए स्वीकृति देता हूँ। पुलिस की ओर से सरकारी वकील साहब कहाँ हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम मोहन भंडारी है, मैं ही सरकारी वकील हूँ। ठीक है, पहले सरकारी वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करें, सुबोध ने कहा। सर, केस एकदम साफ साफ प्रतीत होता है। एक तो मीता देवी आयकर अधिकारी हैं, तो उनको इस बात की तो समझ होती ही है कि संपत्ति से क्या वैध है और क्या अवैध है। फिलहाल ये मामला तो विभाग के पास है, वो तय करेंगे कि क्या वैध था और क्या अवैध। पॉइंट ये है सर कि चूँकि मीता देवी के द्वारा ही या उनके माध्यम से छापा पड़ा, जिससे दीपक नाराज़ था। अब दीपक ने पक्का ऊपर बालकनी में जाकर अपनी नाराज़गी जताई होगी, जिससे मीता देवी गुस्सा हो गई और उन्हें अवसर पाकर धक्का दे दिया। क्या स्कीट के निशान बालकनी में पुलिस को मिले हैं? जी सर। पर सर, स्कीट को अवसर में तो बदला भी जा सकता है। मीता देवी तो वहीं खड़ी थी, वो चाहती तो सामने आ जाती तो या उसे रोक सकती थी, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। हो सकता है उन्होंने धक्का ही दिया हो। बचाव पक्ष का क्या कहना है? माननीय जज साहब, मेरी क्लाइंट एक राज्य आयकर सेवा की अधिकारी है और जो छापा सांसद महोदय के घर पड़ा वो पूर्णतः केंद्रीय आयकर विभाग का छापा था। अतः ये संभव ही नहीं था कि उसको छापे के विषय में पता चले। सांसद महोदय की संपत्ति की फाइल के विषय में मेरे क्लाइंट को कुछ भी ज्ञात नहीं था और वैसे भी मेरे क्लाइंट को उनके घर गए महीने 1.5 महीने ही हुए थे, तो इतनी जल्दी उनके संपत्तियों के बारे में जानना संभव नहीं था। दूसरा, दीपक ने उसे स्वयं फ़ोन करके बुलाया था, वो खुद चलकर नहीं आई थी घर, मतलब प्लानिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और तीसरा, स्केच का निशान ये साबित करता है कि वो स्वयं फिसला था, इसलिए मुझे इसमें मेरे क्लाइंट की संलिप्तता दिखाई नहीं दी। जज महोदय, स्केच का निशान तो धक्का देने से भी आ सकता है, सरकारी वकील ने कहा। क्या इस प्रकरण में कोई गवाह है? जी महोदय, कुछ सरकारी आयकर विभाग के अधिकारी वहाँ पर खड़े थे,
तो उन्हें अगली पेशी में बुलाइए और सीसीटीवी फुटेज देखिए, अगर आसपास के घर में कहीं लगा हो, उससे स्थिति और क्लियर हो जाएगी। जी सर, पुलिस छानबीन में लगी हुई है और इसके लिए हमें कम से कम 7 दिनों की रिमांड चाहिए। मीता देवी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? सुबोध ने कहा। मीता सन्न रह गई। अचानक ये नाम सुबोध के मुंह से सुनकर वो फिर व्यथित हो गई। उसकी आंखों के सामने पूरे 3 साल तैर गया। वो फिर फपक कर रो पड़ी। क्या आप बोलने की स्थिति में हैं? सुबोध ने फिर पूछा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं कहना है। मीता की आंखों में आंसू भरे थे। ठीक है, फिर मैं पुलिस को 7 दिन की रिमांड स्वीकृत करता हूँ। तब तक मीता देवी आप पुलिस की हिरासत में रहेंगी और सरकारी वकील साहब मुझे अगले सोमवार को सारे सबूत, गवाह, सीसीटीवी फुटेज जो भी आप ला सके इकट्ठा लाइए। मैं फैसला तुरंत करूँगा। जी सर, द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड। सुबोध बोला और एक नज़र मीता की ओर देखा। मीता उसी की ओर देख रही थी। दोनों की नज़रें टकराई और सुबोध बाहर निकल गया। वो अपनी सरकारी गाड़ी की ओर जा रहा था। मीता के पापा अचानक उसकी ओर भागे। तब तक सुबोध गाड़ी में बैठ चुका था। सुबोध बेटा, सुबोध 1 मिनट। ड्राइवर 1 मिनट रुको। जी बोलिए। बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। आपको जो भी कहना है अदालत में आप कह सकते हैं। नहीं बेटा, तुमसे व्यक्तिगत बात करनी थी। देखिए, नियम के तहत कोर्ट के बाहर प्रकरण से संबंधित कोई भी बात करना ठीक नहीं है। वो मेरे कर्तव्यों के विरुद्ध है। प्रकरण से संबंधित यदि आपको कोई बात करनी है तो फिर आप कोर्ट में ही आइए। बेटा, मीता के विषय में बात करनी है। मैं उसके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। आप दोनों ने मिलकर रिश्ता तोड़ा था ना, तो अब क्यों बचाव के लिए आए हैं? वो मेरे लिए सिर्फ एक अपराधी है जिसके लिए उसे सज़ा मिलेगी। चलो ड्राइवर, ये कहकर वो निकल गया। क्या हुआ पापा? मीता ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, पापा बोले। सुबह से बात करने की कोशिश कर रहे थे आप? मीता पूछी। हाँ, तो क्या हुआ? वो नहीं सुना ना, और सुनेगा भी क्यों? आखिर मैंने उसे साफ साफ धोखा दिया है, मीता ने कहा। यही तो मैं उसे बताना चाहता था कि तुम निर्दोष हो। उसी की भलाई के लिए तुमने ये कदम मजबूरी में उठाई, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि तुमने अपराध किया है तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। वो इस अपराध प्रकरण की बात नहीं कर रहा है, बल्कि व्यक्तिगत अपराध जो हमने उसके साथ किया उसकी बात कर रहा है। आप उससे बात क्यों कर रहे हैं पापा? मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो जो भी सज़ा देगा मैं आराम से स्वीकार कर लूँगी। वो मेरे बगैर जीना सीख गया है पापा। बड़े पद में है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है। मैं तो उसे ऐसे ही देखकर खुश हूँ। आप मेरे लिए दुखी मत होइए। जो मेरे लिए दुख का विषय था वो तो ऊपर चला गया। अब मैं शांत हूँ। आप निश्चिंत होकर घर जाइए पापा। मैं तुम्हारे बेल के लिए अप्लाई करता हूँ बेटा। हाँ, पर अब 1 सप्ताह तो जेल में ही रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि सुबोध ने नाराज़गी में ही रिमांड की मंजूरी दी है, पर फिर भी मैं खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ठीक है पापा, अब आप जाइए, मुझे जाना होगा। इतनी देर में बाकी कैदियों की भी पेशी ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है बेटा, मैं शाम को मिलने आऊँगा। फिर मीता बाकी कैदियों के साथ जेल चली गई। मिस्टर शर्मा भी बेल के लिए आवेदन करके घर चले गए। आ गए जी? क्या हुआ आज कोर्ट में? श्यामा देवी पूछी। कुछ नहीं, आज ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, पर जज ने मीता का रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अरे हाँ, विशेष बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मालूम है जज कौन था? कौन? सुबोध। मीता का सुबोध? हाँ वही। क्या आप सच बोल रहे हो? वो जज है? हाँ वही था। और मीता का दुर्भाग्य देखो कि उसका केस उसी की कोर्ट में पेश हुआ है। मिस्टर शर्मा बोले। फिर तो मीता को बेल भी नहीं मिल पाएगी और उसे सज़ा देने की कोशिश करेगा। हाँ तुम ठीक बोल रही हो। देखिए जी, वो नाराज़ इसलिए है क्योंकि वो सच नहीं जानता है। अगर वो सच जान जाएगा ना तो मीता को कुछ नहीं होने देगा। तो मैं क्या करूं बताओ? मिस्टर शर्मा बोले। आप उसे सच बताइए, श्यामा देवी बोली। लेकिन वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके मन में तो काफ़ी गुस्सा भरा है और मीता भी नहीं चाहती कि मैं उससे बात करूं। तो क्या मीता को सज़ा हो जाने दोगे? उसके बिना बताए आप सुबोध से बात करिए, श्यामा देवी बोली। वो क्या मुझसे मिलने के लिए तैयार होगा? मिस्टर शर्मा बोले। ट्राई करने में क्या है? जब तक मीता रिमांड में है तब तक तो ट्राई करिए। तुम शायद ठीक कहती हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो मिलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हमने उसे काफ़ी चोट पहुंचाया। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मीता को देख लोगे तो सो पाओगी, नहीं तो तुम भी परेशान होगी और मीता भी। शाम को 6 से 7 बजे जेल में मिलने का समय रहता है, इसलिए वो दोनों ठीक वक्त पर जेल पहुंच गए। मीता और श्यामा देवी के एक दूसरे को देखते ही रोना चालू कर दिए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफ़ी देर तक रोते रहे। बीच में जेल की दीवार जो थी
बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है और अगर जज तुझे बेल नहीं देगा तो हम हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। मुझे सज़ा की चिंता नहीं है माँ, मुझे आप लोगों की चिंता है। मैं ठीक हूँ, आप निश्चिंत रहो और प्लीज़ रो मत। पापा मम्मी को लेकर जाइए, यहाँ जब तक रहेंगी तब तक रोती रहेंगी। ठीक है बेटा, कहकर मिस्टर शर्मा उसकी मम्मी को लेकर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने श्यामा देवी को छोड़ा और सेशन जज के बंगले की ओर निकल गए। ढूंढते हुए वो सुबोध के बंगले के सामने पहुंच गए। उन्होंने देखा बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था सुबोध कुमार सत्र न्यायाधीश और एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर बैठा था। क्यों गार्ड जी, साहब हैं क्या घर पर? क्या काम है आपको? जी काम तो उन्हीं से है। आप कौन है? मैं संयुक्त सचिव हूँ PWD में, मेरा नाम मिस्टर शर्मा है। गार्ड उठा और खट से सैल्यूट मारा। जय हिंद सर। नहीं आप बैठिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली मेरी बेटी का एक प्रकरण है सर के पास, बस उसके सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, आप इस पर्ची पर अपना नाम पता और काम लिख कर दीजिए, मैं पूछ कर आता हूँ। मिस्टर शर्मा ने उस पर अपना नाम और काम में मीता के विषय में चर्चा लिखकर अंदर भेजा। थोड़ी देर में गार्ड बाहर आया और बोला, साहब बोल रहे हैं कि वो किसी कैदी के विषय में घर में बात नहीं करना चाहते हैं, कल आप कोर्ट आइए। ओह, पर मुझे तो मिलना ही है, बताओ मैं क्या करूं? सर आप कल कोर्ट में मिल लीजिए। नहीं गार्ड भाई, मुझे उनसे घर पर ही मिलना है। देखिए सर, अगर उन्होंने मना कर दिया है तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मैं यहीं इंतज़ार करूँगा। वहीं ज़मीन पर बैठ गए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप ऊपर चेयर पर बैठ जाइए। 2 घंटे बीत चुके थे, रात के 10 बज गए। गार्ड ने गेट से ही अंदर फ़ोन किया तो इत्तेफाक से सुबोध ने ही उठाया। सर वो साहब अभी तक बैठे हैं, उनसे कहो कि घर चले जाएं, अपना समय नष्ट ना करें, मैं उनसे कोर्ट के बाहर नहीं मिलूँगा। सर रात काफ़ी हो गई है, आप सचमुच घर चले जाइए, लगे तो कल फिर आ जाइएगा, पर अपनी तबीयत ख़राब मत करिए प्लीज़। हाँ ये ठीक कह रहे हो गार्ड भाई, मैं तो रोज़ आ सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं कल फिर आता हूँ। अच्छा भाई, गुड नाइट, कहकर वो चले गए। दूसरे दिन वो फिर बंगले के सामने आ गए तो गार्ड ने अंदर फ़ोन किया और बताया, सर वो कल वाले साहब फिर आए हैं, क्या करूँ? तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं नहीं मिलना चाहता? बताया हूँ सर, पर वो मिलने की जिद में बैठे हैं। ठीक है, उन्हें बैठे रहने दो, कहकर सुबोध ने फ़ोन रख दिया। 2 घंटे बाद गार्ड ने फिर फ़ोन करके बताया कि वो साहब अब तक बैठे हैं, पर सुबोध टस से मस नहीं हुआ। ऐसे रोज़ मिस्टर शर्मा आकर 2 घंटे सुबोध के गेट के सामने बैठे रहते थे, पर दोनों की जिद थी, ना तो सुबोध मान रहा था और ना ही मिस्टर शर्मा, और इस बारे में मिस्टर शर्मा मीता को भी नहीं बता सकते थे। उनके लिए ये बहुत बड़ी मजबूरी थी। रविवार के दिन मिस्टर शर्मा 5-6 घंटों तक जब उसके घर के सामने बैठे रहे, तब सुबोध के बड़े भाई ने सुबोध को समझाया, सुबोध मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही अन्याय कर रहे हो उनके साथ। वो बेचारे रोज़ आकर तुमसे मिलने के लिए मन्नत मांग रहे हैं और तुम हो कि टस से मस नहीं होते, उनसे एक बार मिल क्यों नहीं लेते? भैया तुम तो उसका पक्ष लो ही मत, वो और बेचारे कैसे हो गए? ऐसे ही मैंने भी एक दिन बहुत गिड़गिड़ाया था, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी। आज मेरी बारी है, तो क्या बदला लोगे? हाँ लूँगा। भूलो मत सुबोध कि तुम एक जज हो, न्याय करने वाली सीट पर बैठते हो, और इस मामले में मैं देख रहा हूँ कि तुम व्यक्तिगत हो रहे हो। ये तुम्हारे कर्तव्यों के खिलाफ है। भैया आप मुझे मत बताइए मेरे कर्तव्य, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो तो फिर उनको आम आदमी की तरह ट्रीट करो। अगर एक आम आदमी तुमसे मिलना चाहता हो तो क्या नहीं मिलोगे? अब सुबोध चुप था। अच्छा, अपने मन से नहीं मिलना चाहते हो तो कम से कम मेरे कहने से तो मिल लो, पूछ तो लो आखिर क्या बताना चाहते हैं। ठीक है भैया, सिर्फ आपके कहने पर मैं उनसे मिल लेता हूँ। उसने घंटी बजाया। एक गार्ड अंदर आया। वो जो साहब बाहर बैठे हैं उन्हें बुला लाओ और मेरे ऑफिस में लेकर आओ, कहकर वो अपने ऑफिस में चला गया। थोड़ी देर में मिस्टर शर्मा उसके ऑफिस में आ गए। बैठिए, आपके पास 5 मिनट का समय है, बोलिए और चले जाइए। धन्यवाद सर, मुझे 5 मिनट देने के लिए। मेरे लिए 5 मिनट पर्याप्त है। मीता बहुत ही जिम्मेदार और महान लड़की है सर, मैं उस पर जितना भी गर्व करूं कम है। उसने आपके और मेरे लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया है। जब मीता की ट्रेनिंग चल रही थी तब वहाँ एक DSP लड़का था, दीपक साइनी। वो मीता को पसंद करने लगा। मीता के साथ उसने बदतमीजी भी की और मीता ने उसे झापड़ भी मार दिया। सुबोध ये सब सुनकर एकदम शॉक था, उसे तो कुछ भी नहीं पता था। जब उसके पिता सांसद थे तो एक दिन मेरे घर आ गए।
उसने आपको जान से मार देने की धमकी दी और मुझे सस्पेंड करा देने की धमकी दी। हो सकता है उस दौरान किसी ट्रक ने आपको सिर्फ ठोकर मारकर छोड़ दिया हो, क्योंकि बाद में उसने बताया था कि इस बार तो सिर्फ आपको ठोकर मारा है, परंतु अगली बार ट्रक सीधे आपके ऊपर गुजर जाएगी। सुबोध ने रिकॉल किया, सचमुच उसके साथ ही घटना हुई थी। वो ट्रक वाले को चिल्लाया था, परंतु ट्रक उससे गिराकर तेजी से निकल गई थी। फिर उसने मुझे झूठे में केस में फंसाकर सस्पेंड करवा दिया ताकि वो मीता को शादी के लिए मजबूर कर सके। अगर वो ये सब आपको बताती तो आप पक्का कुछ कदम उठाते और वो लोग इतने ताकतवर थे कि उसके बदले वो मुझे और उसकी मम्मी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए उसने अपनी खुशियों को ताक में रखकर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप नहीं जानते सर कि वो आपको कितना प्रेम करती है, इतना कि अगर आप उसे फांसी भी देंगे तो वो हंसकर स्वीकार कर लेगी। सुबोध एकदम चुप था। अच्छा सर, आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। अब फैसला आप पर है। शुभ रात्रि। ये कहकर मीता के पिता बाहर निकल गए। दूसरे दिन पेशी थी। मीता 1 सप्ताह तक जेल में थी और मन चाहे जितनी भी शांत हो, जेल में रहने का असर शारीरिक और मानसिक रूप से भयंकर पड़ता है। जो 1 सप्ताह से ठीक से खा पी नहीं पा रही थी, उसे नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया था। और इधर सुबोध आज उसके लिए क्या फैसला करने वाला था, ये उसके लिए अनिश्चित था। वो थोड़ी चिंतित भी थी कि सुबोध शायद उसे कड़ी सजा दे, इसलिए वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो तैयार होकर कोर्ट के लिए जाने को इंतज़ार कर रही थी। उसे बताया गया कि आज उसका केस शाम को है। सुबह उसके पिता आकर उसके लिए फ्रूट्स दे गए थे और कहकर गए थे कि वो सीधे कोर्ट में मिलेंगे। घर पर श्यामा देवी ने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है जी, सुबोध आज क्या फैसला करेगा? क्या पता श्यामा, मैंने तो उसे पूरा घटनाक्रम बता दिया था, बाकी केस के बारे में तो बता नहीं सकता। अगर विपक्ष के वकील ने यह साबित कर दिया कि वो हत्या के मामले में दोषी है तो उसे सज़ा तो देनी ही पड़ेगी। ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा तो है नहीं, बाकी अंतिम निर्णय तो जज का ही होता है ना। श्यामा देवी ने पूछा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। जज निजी जीवन की घटनाओं से भी प्रभावित होता है और मीता ने एक तरह से उसे धोखा ही दिया है, तो उसके मन में अगर जरा सी भी ये बात आई तो वो सज़ा और कड़ी कर देगा। तो क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो हम ऊपर अपील करेंगे। हाँ श्यामा, वो तो करेंगे ही, परंतु अगर यहीं से बरी होकर दोष मुक्त हो जाए तो आगे केस ही नहीं बनता है। ठीक है, आज मैं दिन भर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। पुलिस सारे कैदियों को जिनकी पेशी थी उन्हें लेकर कोर्ट पहुंच गई। उनमें मीता भी थी। वो बाहर गैलरी में ही बैठी थी क्योंकि उसका केस 4 बजे के आसपास लगने वाला था। उसके पापा और वकील साहब वहीं पर खड़े थे। बेटा तुम चिंता मत करना, अगर बेल नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, पर तुझे जल्दी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है पापा, पर अब मेरे अंदर शक्ति नहीं बची है। जीवन से लड़ते संघर्ष करते थोड़ा थक गई हूँ। जो फैसला करना है आज ही कर दें ताकि मैं मानसिक रूप से शांत हो सकूँ। ऐसा मत बोलो बेटा, मैं तुझे जल्द से घर ले जाऊंगा। हमने कोई बुरे कर्म थोड़ी किए हैं कि भगवान हमारी सुनेगा नहीं। उसके पिता सुबकने लगे। चुप हो जाइए पापा, ये सब तो भाग्य का खेल है, कभी सुख तो कभी दुख और लगा रहता है। मेरे भाग्य में भगवान ने कुछ कम ही सुख लिखा है, इसलिए ये सब झेल रही हूँ। ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीता की भी आंखों में आंसू थे। तभी उसके नाम की मुनादी हुई। मीता जब कोर्ट अंदर गई तो सुबोध किसी और काम में व्यस्त था। जैसे ही उसकी आंखें चार हुई उसका दिल धक से हो गया। साइलेंस प्लीज़, थोड़ा शांत बनाए रखिए, सुबोध बोला। भंडारी साहब, मैंने जो कहा था वो सारी चीज़ें आज आप लेकर आए हैं? जी सर, हमने मीता देवी से और जानकारियाँ ली हैं, उनके आसपास के लोगों से, दीपक के विभाग के लोगों से, उनके परिसर सभी से पूछताछ की है। हमने मीता देवी के विभाग से पूछताछ की है। गवाह के रूप में आज सिर्फ 2 आयकर अधिकारी ही आए हैं। हालांकि उस दिन जब दीपक गिरा तो वहाँ पर 3 अधिकारी मौजूद थे। तो क्या आपने तीसरे से कंसल्ट ले लिया है? जो भी ये लोग बयान देना चाहते हैं वो भी वही बयान देना चाहता है? हाँ सर, हमारी बात तो हो गई है। उन्होंने अपना बयान लिखकर हमें भेज दिया है। और सीसीटीवी फुटेज मिला कि नहीं? हाँ सर, थोड़ी दूर में एक घर पर सीसीटीवी लगा था, वहाँ से हमने कलेक्ट किया है। बहुत साफ तो नहीं है पर परंतु सफाई दिखाई दे रहा है। तो फिर एक काम कीजिए, सीसीटीवी फुटेज हम सबसे आखिरी में देखेंगे, पहले गवाहों को बुलाइए। सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं आयकर अधिकारी हूँ और दिल्ली में निवासरत हूँ।
उस दिन टीम के साथ मैं भी वहाँ आया था। जब हमने उनके घर पर छापा मारा तो वहाँ सिर्फ कुछ महिलाएं और सिक्योरिटी गार्ड थे। उस वक्त ना तो दीपक वहाँ आया था और ना ही मीता देवी। करीब 1 घंटे की कार्रवाई के बाद पुलिस की टीम के साथ दीपक वहाँ आया। आते ही उसने हमारे सामने से ही मीता देवी को फ़ोन किया और उसे तत्काल आने की हिदायत दी। वो तो मीता देवी के ऊपर दोषारोपण भी कर रहा था कि उसी की वजह से ये रेड पड़ी है। फिर सर तभी मीता देवी आई। दीपक ने उन्हें ऊपर जाने के लिए कहा। वो काफ़ी गुस्से में थे। फिर मीता देवी ऊपर चली गई और बालकनी में खड़ी थी। इतने में दीपक भी ऊपर गया। हम नीचे एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि अचानक दीपक धड़ाम से नीचे गिरा। उस वक्त हम में से कोई भी ऊपर नहीं देख रहा था। मतलब उसके जाने और गिरने के बीच कितना समय लगा होगा? सुबोध ने पूछा। सर मुश्किल से 5 मिनट। मतलब हाथापाई की संभावना नहीं है? संभव ही नहीं है सर, वो तो CCTV में दिख ही जाएगा। ओके, और कोई विशेष बात तो हो आप बता देना। सर हमने लोकल आयकर विभाग को इस रेड के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी, अतः इस बात की संभावना नहीं है कि मीता देवी को इस छापे के बारे में पता हो। हाँ भंडारी जी, क्या दूसरे अधिकारी का भी यही कहना है? जी सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ बताइए सर, सुबोध बोला। सर दीपक बहुत गुस्से में ऊपर गया था, तो स्वाभाविक है कि मीता देवी को भी बुरा लगा होगा। जब दीपक स्किड हुआ तो मीता देवी उनके सामने ही थी। दीपक को गिरता देख उन्होंने जाने दिया, जबकि वो उसे पकड़ सकती थी, और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। दिखाइए CCTV फुटेज, सुबोध बोला। सभी के सामने CCTV फुटेज को चालू किया गया। स्क्रीन बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं था और कवरेज भी दूर था। हाँ, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था ये दिख रहा था। सुबोध ने देखा कि दीपक गुस्से में तेजी से उसकी ओर हाथ उठाए हुए आ रहा है। मतलब वो उसे मारना चाहता था, परंतु उसके एकदम नज़दीक आने से पहले उसका एक पैर स्लिप हुआ और बैलेंस बिगड़ गया। वो एकदम से मीता के नज़दीक से नीचे गिरने को हुआ। मीता ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मीता का एक हाथ उसके सीने के ऊपर और एक हाथ पीठ की तरफ था, पर वो नीचे गिर गया। देखिए सर, मैंने कहा था ना कि मीता देवी चाहती तो उसे रोक सकती थी, परंतु बदले की भावना में उसे छोड़ दिया। ये तो मर्डर है सर। बचाव पक्ष के वकील साहब, आप बोलिए। सर फुटेज से ये कैसे साबित होगा कि मीता देवी की मंशा क्या है? इसमें तो बल्कि ये दिख रहा है कि उसने दीपक को बचाने की पूरी कोशिश की है, परंतु बचा नहीं सकी। और वैसे भी गुस्से में आदमी का बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है। सर दीपक इतने गुस्से में था कि खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर वो शांत मन से ऊपर गया होता तो शायद स्लिप भी नहीं होता और बच जाता। हाँ, मीता देवी आपको? ये सुबोध बोल ही रहा था कि मीता अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई। गिरते वक्त उसका सिर बेंच से टकराया और वो बेहोश हो गई। सुबोध ये सब अचानक देखकर घबरा गया। वो तेज़ी से अपने सीट से उठा और मीता के पास आ गया। मीता, मीता, मीता उठो, सुबोध चिल्लाया। उसने मीता को गोद में उठाया और बाहर की ओर भागा। उसे गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और वहीं बैठ गया। मीता का सर उसकी गोद में था और वो एकदम हाँफ रहा था। तभी दौड़ते हुए उसके पिताजी भी वहाँ आ गए। सर आप पीछे आइए, ड्राइवर भी सीधे हॉस्पिटल ले चलो। वो अब भी हाँफ रहा था। ड्राइवर गाड़ी दौड़ाते हुए सीधे हॉस्पिटल ले गया। गाड़ी से उतरकर उसने मीता को गोद में उठाकर निकाला और स्ट्रेचर पर रख दिया। उसको तेज़ी से इमरजेंसी में ले जाया गया। वो डॉक्टर के रूम के बाहर ही बैठा था। 10-15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, देखिए लगता है गिरते वक्त इनको सिर पर चोट लगी है, इसलिए बेहोश हो गई हैं। इनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करके वेंटिलेटर पर रखते हैं, फिर आगे की जांच करेंगे। उनके साथ कौन है? मैं हूँ डॉक्टर, और उनके पिताजी हैं। ठीक है, आप ये दवाइयाँ ले आइए, डॉक्टर बोले। सुबोध ने पर्ची उसके पिता के हाथों से ले ली और कहा, आप बैठिए सर, मैं लेकर आता हूँ। मीता के पिता आश्चर्यचकित थे कि सुबोध मीता को अभी भी प्रेम करता है और वो उसकी चिंता कर रहा है। थोड़ी देर में मीता को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की प्रक्रिया चालू कर दी। लगभग 3 घंटे बीत गए थे। सुबोध और मीता के पिता बाहर ही बैठे थे। वहाँ पर पुलिस भी तैनात थी, परंतु अब तक मीता को होश नहीं आया था। तभी नर्स बाहर आई। पेशेंट के साथ कौन है? उन्हें डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सुबोध और मिस्टर शर्मा उठकर अंदर गए। जी डॉक्टर साहब बताइए, सुबोध बोला। देखिए, क्या आपको इनकी परिस्थिति का कुछ ज्ञान है? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब, मीता के पापा बोले। मिस्टर शर्मा, आपकी बेटी कई दिनों तक भयंकर यौन हिंसा का शिकार हुई है। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं और उसके निजी अंगों को तो नोचा खरोचा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। न्यूट्रिशन की भारी कमी है उसके शरीर में। ये सब क्या है मिस्टर शर्मा? आप इतने बड़े अधिकारी हैं, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते? शर्मा जी रोने लगे और सुबोध तो ये सब सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। फिर अचानक उसने डॉक्टर से कहा, क्या मैं वो सारे निशान देख सकता हूँ डॉक्टर साहब? देखिए, मैं एक जज हूँ,
और मैं ही इनके केस की सुनवाई कर रहा हूँ और ये सब देखना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जज साहब, बिना उनके घर वालों की अनुमति के मैं आपको नहीं दिखा सकता, डॉक्टर बोले। उनके फादर यहीं खड़े हैं, आप उनसे परमिशन ले लीजिए, सुबोध बोला। डॉक्टर ने मिस्टर शर्मा की ओर देखा तो मिस्टर शर्मा ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है मिस्टर शर्मा, आप बाहर जाइए। नर्स जज साहब को सारे चोट के निशान दिखा दो। ये कहकर वो भी बाहर निकल गए। सुबोध वहीं स्टूल पर बैठ गए और नर्स ने मीता के जब कपड़े हटाए तो सुबोध एकदम व्यथित हो गया। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, कुछ जगहों पर तो खून जम गया था और उसके निजी अंगों पर तो ढेर सारे खरोच के निशान थे। उसने धीरे से अपनी उंगली उसके एक चोट पर रखा और जैसे ही उसे मीता के स्पर्श का एहसास हुआ वो टूट गया और फपक कर रो पड़ा। उसकी आंखें छलछला गई। वो मीता के हाथों को अपने चेहरे से लगाकर रोने लगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मीता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो रोए जा रहा था। उस राक्षस ने मेरी मीता का क्या हाल कर दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ ही कभी नहीं होने देता मीता, कभी नहीं होने देता। तुम बस ठीक हो जाओ मीता, भगवान के लिए ठीक हो जाओ। वो काफ़ी देर तक सुबकता रहा, फिर थोड़ा शांत हुआ। मीता के पिता बाहर ही थे पर मीता को होश नहीं आया था। सुबोध बाहर आया। सर आप घर जाइए, मैं यहीं पर रुका हूँ। घर पर मीता की मम्मी चिंता कर रही होंगी। नहीं, आप बल्कि घर चले जाइए सर, मैं यहीं पर हूँ, मीता के पापा बोले। मैं कह रहा हूँ ना, आप जाइए, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। मीता के पापा उसका ये लहजा देख मना नहीं कर पाए। उनके लिए तो ये सुखद था कि सुबोध खुद से मीता की देखभाल कर रहा था। वो घर आ गए। क्या हुआ जी, इतनी देर कैसे हो गई? श्यामा देवी ने पूछा। कुछ नहीं श्यामा, मीता अचानक बेहोश हो गई कोर्ट रूम में। ओह, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बताया कि वो बेहोशी शारीरिक कमजोरी की वजह से है। तो आप उसे अकेले छोड़कर कैसे आ गए? वो अकेली नहीं है, उसके पास सुबोध है। क्या क्या कहा आपने? सुबोध? हाँ सुबोध। कोर्ट रूम में जब वो गिरी तो सुबोध ही दौड़कर सबसे पहले आया, उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गया। वही उसकी देखभाल कर रहा है और खर्चा भी वही कर रहा है। वो उसको बहुत चाहता है श्यामा। नफ़रत की चादर जो उसके मन पर चढ़ी थी वो शायद धुल गई है। अब शायद उसके फैसले पर उसका असर हो। तुम उसके लिए टिफ़िन दे दो, मैं वापस जाऊंगा और चिंता मत करो। ठीक है जी, कहकर श्यामा देवी टिफ़िन बनाने चली गई। इधर सुबोध ने डॉक्टर से पूछा, कब तक होश में आ जाएगी डॉक्टर साहब? कुछ कह नहीं सकते सर, कमज़ोरी काफ़ी है, हो सकता है रात को भी आ जाए या कल सुबह तक। आप घर क्यों नहीं चले जाते जज साहब, आप क्यों रुके हैं? इस प्रश्न का सुबोध ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप उठा और मीता के पास जाकर स्टूल पर बैठ गया। वो एकटक मीता को देख रहा था। कितनी खुशियों के पल उसके साथ बिताए थे, सब उसकी आंखों के सामने झिलमिला गए। तभी उसके पिता अंदर आए। सर, मैं ये आपके लिए टिफ़िन लाया हूँ, प्लीज़ खा लीजिए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। काफ़ी देर से आपने कुछ खाया नहीं है सर, प्लीज़ ले लीजिए। क्षमा कीजिए सर, पर ये टिफ़िन आप बाहर जो दोनों सैनिक बैठे हुए हैं उनको दे दीजिए। उनके लिए तो आफत ही हो गई है, आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिए और आप बाहर जाकर थोड़ा सा सो जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है सर, कहकर शर्मा जी बाहर आ गए। सुबह 4 बजे के करीब मीता को होश आया। उसने चारों ओर कमरों में नज़र फिराया, फिर उसे कोई नहीं दिखा। फिर अचानक बगल में उसकी नज़र गई। सुबोध स्टूल पर बैठा था और उसका सिर दीवार पर टिका था। शायद उसकी आंख लग गई थी। उसने उसे नहीं जगाया। वो बहुत देर तक उसकी ओर आश्चर्य से देखती रही कि ये यहाँ कैसे है और मैं यहाँ कैसे आई। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो कोर्ट रूम में खड़ी थी और फिर अचानक उसका दिमाग सुन्न हो गया था। फिर उसे समझ में आया कि वो हॉस्पिटल में है और सुबोध ही उसे शायद वहाँ लेकर आया हो। वो अब भी वेंटिलेटर पर थी। बहुत देर तक सुबोध को देख लेने के बाद जब उसे रहा नहीं गया तो वो उसे छूने के लिए उसके हाथ को टच की। इससे अचानक सुबोध जाग गया। ओह, आपको होश आ गया? चलो अच्छा हो गया, अब आप सेफ हैं, मैं चलता हूँ, सुबोध उठते हुए बोला। मीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुबोध रुक गया। नाराज़ हो मुझसे? हाँ ठीक ही है, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है सुबोध। आज मैंने देख लिया कि कितना प्यार करते हो मुझसे। बहुत प्यार करते हो ना। रात भर मेरे लिए यहीं बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं। पर मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ सुबोध, मैं अपवित्र हो गई हूँ, तुम मुझे फांसी दे दो, मीता बोली। सुबोध उसकी ओर ना देखकर इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसके आंसू निकलने के लिए बेताब थे और वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। मीता आगे बोली, क्योंकि सच यही है सुबोध कि मैं चाहती तो उसे पकड़ सकती थी, पर उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी थी कि मैंने सोचा यही बेहतर है
और उसे जाने दिया। मीता बोली, देखिए आज आपकी पेशी है, अगर आपको बेहतर लगे तो आइए, अन्यथा मैं आपके बगैर ही फैसला सुना दूंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मीता उसे बाहर जाते हुए देखती रही। बाहर निकलकर उसने उसके पापा को जगाया। सर, आपकी बेटी को होश आ गया, अब वो सेफ है। मैं चलता हूँ, तैयार होकर कोर्ट जाना है। कल का फैसला अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना है। अगर उसे ठीक लगे तो कोर्ट लेकर आइए, नहीं तो आप अपने वकील को ही भेज दीजिए और उसे एडमिट रहने दीजिए। मैं गार्ड को बोल देता हूँ। सुबोध बोला, धन्यवाद सर, आपने बहुत मदद की। नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था, कहकर सुबोध निकल गया। मिस्टर शर्मा अंदर गए तो मीता को जागा हुआ देख खुश हो गए। उन्हें रोना आ गया और वो वहीं स्टूल पर बैठकर सुबकने लगे। मीता ने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, पापा आप क्यों रो रहे हैं? अब तो मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं बेटा, तुझे होश में देखकर मुझे रोना आ गया। मुझे क्या हुआ था पापा? कुछ याद नहीं आ रहा है। तू कोर्ट रूम में अचानक चक्कर खाकर गिर गई थी बेटा, और गिरते वक्त सर पर बेंच से चोट लग गई और बेहोश हो गई थी। ओह, तो मुझे यहाँ कौन लाया? आप लाए? जी नहीं बेटा, तुम्हें गिरा देखकर सुबोध दौड़ कर आया, तुम्हें अपनी गोदी में उठाया और अपने ही गाड़ी में डालकर तुरंत हॉस्पिटल लाया। उसी ने सारा खर्च किया है बेटा, और यहाँ से टस से मस नहीं हुआ जब तक कि तुम होश में नहीं आई। मीता की आंखों से आंसू निकल गए। वो मुझे बहुत चाहता है पापा, पर मैंने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा कि नहीं। मैं थोड़ी चिंतित हूँ, क्योंकि आज वो मुझसे बिना कुछ कहे निकल गया है। इतने दिन की नाराज़गी क्षण भर में नहीं जाएगी बेटी, उसे थोड़ा मौका दे। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, जल्द ही समझ जाएगा। आज तुम्हारा फैसला होना है बेटा, मैं वकील अंकल को ही भेज देता हूँ कोर्ट, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है पापा, कहकर वो सोने की कोशिश करने लगी। इधर कोर्ट रूम में दोनों पक्ष के वकील मौजूद थे। सुबोध ने कहा, देखिए मैंने दोनों पक्षों को सुना है, गवाहों के बयान भी सुना है और सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। एक बात तो साफ है कि इसको पीछे किसी भी प्रकार की साजिश या इरादा तो नहीं दिखाई देता है। मतलब इरादतन हत्या का तो बिल्कुल मामला नहीं बनता है। दूसरा, मीता देवी के हाथ दोनों ओर, मतलब सामने और पीछे हैं, जबकि धक्का देते वक्त हाथों का पीछे होने की संभावना नहीं है। अतः ये कहना भी उचित नहीं है कि उसने धक्का दिया। अब ये बात कि वो उसको पकड़ सकती थी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी जब पहले से तैयार होता है तभी वो पकड़ सकता है। अचानक ऐसी स्थिति हो तो ज़रूरी नहीं कि वो उसका शारीरिक बल काम करे और वो उसको पकड़ पाए। अतः सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये सिद्ध होता है कि ये घटना मात्र एक दुर्घटना थी और मीता देवी को इस घटना के कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये कोर्ट प्रकरण क्रमांक 7321 में दीपक साहनी की हत्या के जुर्म में मीता देवी को दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करती है। ये कोर्ट शासन को ये भी आदेश देती है कि मीता देवी को उनकी नौकरी सम्मान लौटाई जाए। द कोर्ट इज़ एडजर्ड, कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। वकील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मिस्टर शर्मा को फ़ोन लगाया। भैया, कोर्ट ने मीता को बाइज्जत बरी कर दिया है। क्या? हाँ भैया, जज साहब ने मीता को दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया और उसे वापस नौकरी पर रखने के लिए आदेश जारी कर दिया। ये सुनते ही उसके पापा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। आसपास में सबकी नज़रें उधर घूम गईं। क्या हुआ पापा, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हैं? सुबोध ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया बेटा। मीता एकदम स्तब्ध थी। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उसकी आंख के कोने से आंसू की धारा बह गई। उसने तुम्हारी नौकरी भी लौटा दी बेटा। अभी वकील अंकल ऑर्डर्स लेकर जेल जाएंगे और तुम्हें छुड़ाने की सारी कार्रवाई करके सीधे यहीं आएंगे। मीता एकदम चुप थी। उसकी आंखें लबालब भरी थी। सुबोध का चेहरा उसकी आंखों के सामने झिलमिला रहा था। थोड़ी ही देर में वकील साहब जेल से सारी औपचारिकताएं पूरी करके आ गए। उनके साथ जेल से एक सैनिक भी आया था, जो मीता से दस्तखत लेकर उसे आदेश की प्रति देकर चला गया। मिस्टर शर्मा ने भी तब तक हॉस्पिटल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लीं। फिर वो मीता को लेकर घर चले गए। शाम को करीब 7 बजे उसके घर का डोरबेल बजा। मिस्टर शर्मा और श्यामा देवी वहीं हॉल में बैठे थे। उन्हें लगा वकील साहब आए होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने सुबोध खड़ा। अरे आइए सर, मीता के पापा बोले। आप मुझे सर मत कहिए प्लीज़, मेरा नाम सुबोध है, आप मुझे सुबोध कह सकते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है? मैं उसे ले जाने आया हूँ। ये सुनते ही मीता के माता पिता की आंखें छलछला गई। उन्होंने इशारे से कहा, ऊपर। आप परमिट करें तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? मीता के पापा ने डबडबाई आंखों से सिर हिलाकर कहा, हाँ। सुबोध ये देखकर सीधा ऊपर चला गया। मीता का कमरा खुला हुआ था। सुबोध ने दरवाजे से देखा कि मीता हाथ में अपनी और सुबोध की तस्वीर लिए चुपचाप बैठी हुई थी। वो धीमे से चलते हुए मीता तक आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मीता चौंक कर पलटी। तुम्हें ले जाने के लिए दोबारा शादी करनी पड़ेगी,
कि ऐसे ही चलोगी? सुबोध ने मुस्कुराकर पूछा। ये सुनते ही मीता टूट गई। वो सुबोध से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ले चलो सुबोध, मुझे ले चलो। वो ज़ोर ज़ोर से ये बोलकर रो रही थी। सुबोध उसे रोते हुए ही गोद में उठाया और उठाए ही हाल से होते हुए गाड़ी तक आया। ड्राइवर उन्हें देखते ही दरवाज़ा खोला और सुबोध ने उसे पिछली सीट पर बिठा दिया। वो वापस अंदर गया और उसके मम्मी पापा के पैर छुआ। मीता के माता पिता के आंखों में आज खुशी के आंसू थे। फिर सुबोध वहाँ से बाहर निकल कर आया और गाड़ी में बैठ गया। उसने मीता की ओर देखा और उसका माथा चूम लिया। फिर कहा, चलो घर चलते हैं। और गाड़ी निर्बाध गति अपनी मंजिल की ओर निकल गई। इस कहानी में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किसका अच्छा लगा और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।